अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। तो आज हमने लेक्चर नंबर 3 देखना है। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेथड जो होता है रिक्वेस्ट और रिस्पांस बेस्ड एप्लीकेशन का। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस बेस किस तरह काम करती हैं। जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या इवन के गूगल क्रोम भी हो गया, ये भी एक तरह की एप्लीकेशन ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको सर्च करने के लिए या उसको ऑन करने के लिए भी कोई ना कोई हम रिक्वेस्ट देते हैं। या जैसे ये वर्ड हो गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमने ये रिक्वेस्ट दी कि आप ओपन हो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह के रिक्वेस्ट, और जब वो ओपन हो जाते हैं तो उनको कहते हैं रिस्पॉन्स। अब जैसे हमने किसी सरकारी महकमे में कोई काम करवाना हो तो हमारी रिक्वेस्ट होती है किसी आला ओहदेदार से कि हमारा ये काम है तो आप करवा दें, तो वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई आपका काम हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपका काम डिले पड़ा है या कुछ भी, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल हम देखें तो हमें किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है। जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो होती है हमारी क्यूरीज़। और जो ये अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट क्या होता है, जिस तरह हमारा कोई पेज हो गया, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म हो गया, या फिर कोई भी चीज़ होगी, अगर उसमें हम कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे फिर जाके उसको सेव करवाएंगे तो वो हमारी क्या होगी, अपडेट। आप ऐसा समझ लें, हमारे पास ये वर्ड है, इसमें हमने कुछ चीज़ टाइप की, ठीक है। ये मैंने इसको रिक्वेस्ट दी कि आप ओपन हो जाओ, तो ये रिक्वेस्ट पे ओपन हो रहा है। तो जब ये ओपन हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, इस पर कुछ ना कुछ टाइप करना शुरू कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसको सेव करवा लिया, ठीक है। जब मैंने सेव करवाया तो इसने रिस्पांस दिया कि आप ये चीज़ वाकई में अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो रिस्पांस कैसे दिया, पहले वो कहते हैं कि आपने इसको कहाँ पे जाके सेव करवाना है। ये तो सिंपली हमारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, ठीक है। जब हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन फार्म हमारे पास आ जाता है। जब हम रजिस्ट्रेशन फार्म पे वो सारे अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं, फिर बाद में हमें याद आता है कि हमने इसमें अपना ईमेल अपडेट करना है, या फिर हमने इसमें अपना फ़ोन नंबर अपडेट करना है, इवन हमने इसमें अपनी पिक्चर अपडेट करनी है। जिस तरह वीयू वाले होते हैं कि हमारे LMS अकाउंट पे कभी हमने ईमेल को अपडेट करना होता है कि पुराने वाला ईमेल हमसे गुम हो गया है, तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। क्या रिक्वेस्ट करते हैं, हम कोई ना कोई क्यूरी जनरेट कर लेते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हमें सिस्टम क्या देता है, सिस्टम हमें रिस्पांस देता है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए, जिस तरह LMS पे हमारी कोई पिक्चर वगैरह अपडेट करवानी हो तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पिक्चर अपडेट कर दो, तो वो हमें रिस्पांस देते हैं कि आपने 5000 नहीं 500 फ़ाइन भरना है इसका, फिर आपकी पिक्चर जाके अपडेट होगी। तो कुछ वेब ब्राउज़र होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे, आलमोस्ट सारे ही रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे काम करते हैं। और जो अपडेट्स पे काम करते हैं वो हमारी वेबसाइट्स होगी, जो भी वेबसाइट होगी, हमारी वेबसाइट जैसे VUBWN है, उस पर अपडेट क्या होती है, किसी भी हम आप ऐसे समझ लें असाइनमेंट के सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम पोस्ट जनरेट करते हैं, उस पोस्ट को फिर हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 वाला सॉल्यूशन जो हमारा है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हैं, तो हम सारे की सारी पोस्ट को डिलीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन अपलोड किया होता है सिर्फ वही 1-2 लाइंस जाके अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अपडेट मैं किस तरह कर सकूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये बी नहीं आना चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक स्पेस करके इसकी जगह जी लिख दूँगा। मतलब ये हमने अपडेट किया, फिर Ctrl+S से हम सेव करवा लेंगे, तो ये क्यूरी हमारी एक तरह से जनरेट हो जाएगी कि आपने क्या किया, बी की जगह जी लिखा, तो ये अपडेट में चला गया काम, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस बेस्ड भी इसी तरह ही होता है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एक उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें वो क्या करता है कि एक बंदा आता है कि वो ऑर्डर देता है उसको, सिस्टम को, कि मुझे इतना मिल्क चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वो इन्वेंटरी सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमें रिस्पांस देता है कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। फिर बाद में बंदा एक और रिक्वेस्ट जारी करता है कि हाँ जी ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बाद में वो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। यहाँ पे भी होगा ये
देखिए हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, फिर उसका जो डेटाबेस होता है हमें वो रिस्पांस देता है कि हाँ जी ये जो आप चीज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। कल मैंने जो आपको बुक भेजी थी, अगर उसमें से भी आप इसको रीड करें तो क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन द रिक्वेस्ट कैन बी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सम टाइम कॉल्ड अ क्यूरी। जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसी रिक्वेस्ट को हम कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में एक क्यूरी कहते हैं कि हमने ये क्यूरी जनरेट करवा ली है। ठीक है। अब किसी फाइल या हमारा डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको हमने अगर अपडेट करवाना हो तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सर्वर साइड, तो इस सर्वर साइड पे हमारे डेटाबेस में जो भी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपडेट कहेंगे। जैसे प्लेसिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग आर्डर, अब हमने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग आर्डर जैसे प्लेस कर दिया अमेज़ोन वगैरह पे या OLX पे, हम कोई भी आर्डर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी हमारी चेंजेस वगैरह होंगी वो हमारी आ जाएंगी जी अपडेट में। ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन और भी रीड कर लेनी है, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इवेंट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीकपलिंग। ठीक है, इवेंट जो होते हैं हमारे वो डीकपलिंग के प्रिंसिपल पे अमल करते हैं। डीकपलिंग क्या होती है? डीकपलिंग हमारी होती है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं सिंक्रोनियस और एक होते हैं एसिंक्रोनियस। ठीक है, तो बेसिकली जो डीकपलिंग वाला प्रोसेस होता है वो हमारा एसिंक्रोनस में आ जाता है कि एक ही वक्त में हम कई तरह के इवेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। हमारा वर्ड को ओपन करना एक तरह से इवेंट है, की प्रेस करना, उसमें से एडिट करना, कुछ भी अपडेट करना, ये भी एक तरह से हमारा इवेंट हो गया। ऑलमोस्ट कई इवेंट होते हैं जो हम रियल लाइफ वाले भी एक ही वक्त में कर रहे होते हैं। अभी मैं मतलब बोल रहा हूँ, ये भी एक तरह से इवेंट हो गया। मैं फिर दूसरा इवेंट क्या है कि मैं एक स्क्रीन को देख रहा हूँ, ये भी इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट ये हो गया कि मैं यहाँ पे कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो ये भी इवेंट हो गया। इसके अलावा जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो हमारा रियल टाइम इवेंट हो गए। कंप्यूटराइज्ड इवेंट क्या होंगे? कंप्यूटराइज्ड इवेंट ये होंगे कि आपने वर्ड को ओपन किया, वर्ड को ओपन करने के बाद आपने इसमें कुछ भी एडिट की, तो ये भी हमारा कोई ना कोई इवेंट होगा इसमें। की प्रेस इवेंट भी हो सकता है, अगर ये स्क्रीन के लिहाज से या इस आप इसको समझ लें इस एप्लीकेशन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास ये अपडेट वाला इवेंट भी हो गया। कीबोर्ड के लिहाज से हमारा ये की प्रेस इवेंट हो गया। ठीक है, तो डीकपलिंग का मानी होता है एक ही वक्त में कई तरह के हमारे पास जो भी इवेंट हों तो वो डीकपलिंग कहलाता है। अब हम इवेंट को रिक्वेस्ट और रिस्पांस के आर्किटेक्चर से कंपेयर करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो फ़ायदेमंद है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये दोनों किस तरह से काम करते हैं ये भी। इवेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड वेयर रिक्वेस्ट आर आस्किंग समथिंग टू हैपन। देखें, इवेंट वो होता है जो हैपन पहले से किया होता है, जबकि जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है उसमें हमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड में हमें पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, बाद में उनका रिस्पांस आता है। इवेंट्स में हमें इस तरह नहीं करना पड़ता कि हम उसको रिक्वेस्ट दें, फिर जाके इवेंट क्रिएट हो, फिर जाके उसमें डीकपलिंग वाला प्रोसेस हो, फिर वो ये देखे कि ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस। अब देखें, मैं जब तक ये वर्ड को ओपन नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट नहीं दूंगा, तब तक ये मेरा वर्ड ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पांस है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब तक कोई भी रियल टाइम वाला वर्कर या कंज्यूमर या प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड जनरेट नहीं होगा। अब देखें, हमने एक न्यू विंडो क्रिएट कर ली, इस विंडो में जब तक हम कुछ भी चीज़ सर्च नहीं करेंगे तब तक हमें क्या करेगा, ये वैसे की वैसी विंडो पड़ी रहेगी। जब हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ हमने लिखी है, इस वेबसाइट पे हमने जाना है, तो फिर वो जाके हमें गूगल रिस्पांस देगा कि हाँ जी ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। जबकि दूसरी जानब जो इवेंट्स होते हैं वो हर टाइम में खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। हमारी आँखों का झपकना एक तरह से ये भी इवेंट है। ठीक है ना, ये तो नेचुरल इवेंट्स होते हैं इंसानी बॉडी में। और कंप्यूटराइज्ड की लैंग्वेज में भी बहुत तरह के एक इवेंट होते हैं, जैसे ये कंप्यूटर का प्रोसेसर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें पता नहीं है लेकिन उसमें इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। कंप्यूटर हर तरह के टास्क के लिए अपने आप को रेडी किए हुए है कि पता नहीं ये जो मेरा अपना कंज्यूमर है या कस्टमर है ये क्या चीज़ कर सकता है। तो वहाँ पे इसके बैक एंड पे बहुत तरह के इवेंट्स वगैरह जनरेट हुए पड़े हैं। सर्विस रिक्वेस्टर और क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स टू द सर्वर प्रोवाइडर टू द सर्वर, ये वही मतलब है कि जब तक कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा तब तक कोई भी चीज़ उसको रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है, अभी मैं
आपको अगर एक रियल टाइम वाली मिसाल दूं तो उसमें ये है कि कोई पागल हमारे सामने बैठा है, जब तक हम उसको कोई कंकर नहीं मारेंगे तब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा हमारे से। ठीक है, तो इस तरह से ही होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले मैथड्स। इन इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, इवेंट प्रोड्यूसर सेंड्स इवेंट टू इवेंट कंज्यूमर। देखें, इवेंट प्रोड्यूसर वो होता है कि जिसने इवेंट को प्रोड्यूस किया, और इवेंट कंज्यूमर वो होता है जिसमें इवेंट को कंज्यूम किया। ये दोनों रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड से मिलते जुलते हैं। अब देखें, इवेंट प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट करेगा तो इवेंट कंज्यूमर उसे रिस्पांस देगा। ठीक है ना, जब तक वो एक तरह से इवेंट को जनरेट नहीं करेगा प्रोड्यूसर, तब तक कंज्यूमर उसका अमल में नहीं आएगा। तो ये एक लाइन है जो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड से मिलती है। अ कस्टमर आर्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड एन इवेंट और अ रिक्वेस्ट। देखें, कल हमने कॉफ़ी शॉप वाली मिसाल ली थी, तो उसमें क्या करता था, एक कस्टमर आता था, वो आके आर्डर देता था, फिर बाद में जो हमारा वेटर होता था वो जाता था, कॉफ़ी बनाना शुरू कर देता था, और पाइन केक या जो भी हो वो उसमें बनाना शुरू कर देता था। तो एक तरह से जो उसने आर्डर दिया कस्टमर ने, वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वो एक तरह से इवेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इवेंट प्रोड्यूसर होता है, ये कस्टमर समझ लें कि उसने इवेंट को जनरेट किया आर्डर दे के भी और रिक्वेस्ट दे के भी। और जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा वेटर हो गया या शेफ़ हो गया, तो वो क्या करता है, वो जाके वो चीज़ बनाना शुरू कर देता है, तो वो हमारा इवेंट कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ये एक लाइन है जो उस तरह से मिलती है। बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब क्यूरी बेस्ड होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पांस वाला अमल भी कर रहा होता है। अब हमें पता नहीं है कि कस्टमर आके रिस्पांस नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है या इवेंट जनरेट करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम में वो ये कह रहा है कि भाईजान मुझे इतनी चाय चाहिए या इतनी कॉफ़ी चाहिए। अब वो रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है और इवेंट भी जनरेट करवा रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड से मिलती जुलती है। सिमिलरली, शुड वी सेंड अस क्यूरी टू द स्टेट आर यूज चेंज इवेंट। देखें, अब चेंज इवेंट किस जानिब हो जाता है, जब भी हम कोई आर्डर देते हैं फिर वो आर्डर को कैंसिल करवा लेते हैं, तो ये हमारा चेंज इवेंट हो गया कि हमने ये चीज़ नहीं लेनी। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक क्यूरी जनरेट करवाई या फिर यहाँ पे इवेंट जनरेट करवाया, मैंने पूरी सर्चिंग नहीं होने दी। ठीक है, तो मैंने जाके यहाँ पे विंडो कैंसिल कर दी, तो इस तरह का जो हमारे पास इवेंट हो गया, ये चेंज इवेंट हो गया कि वो चीज़ हमने पूरी की ही नहीं और इवेंट को चेंज कर दिया। या फिर हमें कोई और चीज़ याद आ जाती है कि हमने उसमें क्या करना होता है, जिस तरह हम क्विज़ में करते हैं कि कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, ठीक है, उसको सर्च करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिली होती, तो सर्चिंग पूरी होने से पहले हम उसमें कुछ और चीज़ ऐड करके फिर से सर्च कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास चेंज इवेंट हो जाता है कि हमने उस इवेंट को चेंज कर दिया है। Events has meaning independent of its producer and consumer, where the same cannot be said about request। देखें, इवेंट जो होते हैं कभी कभी वो अपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से इंडिपेंडेंट होते हैं। वो अपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे बेस नहीं होते इवेंट्स कि हाँ जी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ये चीज़ करेगा तो हम जनरेट होंगे, अदरवाइज़ हम जनरेट नहीं होंगे। जबकि रिक्वेस्ट और रिस्पांस मेथड में जब तक कोई भी प्रोड्यूसर इवेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा या क्यूरी प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक उनका रिस्पांस नहीं आएगा। अभी एक जगह पे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम बाहर बैठे रहते हैं, तो उसमें इवेंट कब जनरेट हो गया, उसमें इवेंट तब जनरेट होगा जब इंटरव्यू लेने वाला हमें बुलाएगा नहीं कि आप आ जाएं अब आपकी बारी है, तब तक हम बैठे रहेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो कभी कभी इवेंट जो होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे डिपेंडेंट भी होते हैं और कभी कभी इनके इंडिपेंडेंट भी होते हैं। सही है। इवेंट्स आर ऑफन वन वे, यानी पुश इवेंट्स वन वे किस तरह होते हैं, जैसे सिंक्रोनसली काम कर रहे होते हैं। इवेंट्स डीकपल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, इवेंट्स कैन बी प्रोसेस्ड एसिंक्रोनसली। ये मैंने अभी आपको बताया है कि वो डीकपलिंग वाला प्रोसेस किस तरह होता है जब वो एसिंक्रोनसली काम कर रहा होता है। देयर कैन बी मोर देन वन कंज्यूमर, एक ही जगह पे हमारे पास बहुत से कंज्यूमर भी आ जाते हैं, एक ही जगह पे हमारे पास बहुत से प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं। अब देखें, कॉफ़ी शॉप पे जब रश लग जाता है तो बहुत से कस्टमर आ जाते हैं, तो वो बहुत से प्रोड्यूसर आ जाते हैं। अब 2-3 शेफ़ एक ही काम को करने में लग जाते हैं, तो वो हमारे पास कंज्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इवेंट कैन आल्सो बी कंपेयर टू मैसेजेस। अब मैसेजेस से हम कंपेयर किस तरह कर सकते हैं, अब किसी वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ पे मतलब कुछ गलत कर रहे हो तो वहाँ से एक अलर्ट मैसेज जारी होता है
कि आपने ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। ठीक है, अब हम कोई फार्म फिल करते हैं, फार्म फिल करने के बाद जैसे हम उसको कहते हैं सेव का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो रेड लाइंस आ जाती है हमारे पास कि आपने ये चीज़ फिल करनी है, ये चीज़ फिल करनी है, ये चीज़ फिल करनी है। बेसिकली वो हमारे पास मैसेजेस होते हैं। तो ये एक तरह से इवेंट्स ही होते हैं कि जैसे हमने सेव के बटन पे क्लिक किया तो वो बटन क्या करेगा, वो चेक करेगा पूरे फार्म में से कि कौन सी चीज़ मिसिंग है और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है जो ये इन्होंने फिल नहीं की। ठीक है ना, तो एक तरह से वो हमारे पास मैसेज आ जाते हैं। अगर किसी हम वेबसाइट पे जाएं तो हमारे पास ऊपर से पुश नोटिफिकेशन आ जाते हैं अलाउ और डिनाई का। वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो आपके पास नोटिफिकेशन आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, तो आप अलाउ भी कर सकते हैं और डिनाई भी। एक तरह से वो भी मैसेजेस वाले इवेंट हो गए। ठीक है, इवेंट्स में लाइव आउटसाइड इवेंट्स लाइक इन इवेंट लॉग्स। अब इवेंट लॉग क्या होते हैं? इवेंट लॉग्स वो चीज़ होती है या फिर वो कोडिंग वाला हमारे पास पेज होता है जिसमें बहुत तरह के इवेंट पहले से ही पड़े होते हैं। ठीक है, अब इवेंट देखते हैं कि कौन सी चीज़ कब अकर होनी है। अपना हम किसी वेबसाइट पे जब जाएंगे नहीं तो फिर उसमें से इवेंट कैसे जनरेट होंगे, उसमें से पुश नोटिफिकेशन कैसे आएंगे। अगर हम किसी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो फिर बेल आइकन ही नहीं दबाएंगे तो उसकी वीडियोस हमारे पास कैसे आएंगी। तो ये इवेंट लॉग में हमारे पास कोड लिखा होता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कस्टमर हमारा या प्रोड्यूसर ये चीज़ प्रोड्यूस करे तब आपने ये इवेंट जाके अपने अकर करवाना है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, क्योंकि ये वहाँ पे पूरे का पूरा एक टॉपिक ही दिया हुआ है इन्होंने। एन इवेंट चैनल इज़ अ सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म। ये उसी तरह है जिस तरह हम यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी वीडियोज़ हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, जब तक हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसकी वीडियोज़ हमारे पास नहीं आएंगी। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर कैन आल्सो बी कंपेयर। देखिए हमारे पास होते हैं, एक होता है इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर और एक होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब जो इवेंट ड्राइवर आर्किटेक्चर होता है हमारे पास वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे डिपेंड होता है कि जब तक उसमें वन और मोर कंपोनेंट्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू रिसीविंग वन और मोर इवेंट नोटिफिकेशन, जब तक हम उसमें इवेंट्स को जनरेट नहीं करवाएंगे तब तक हमारे पास ये जो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर होगा अमल नहीं करेगा। आप ऐसे समझ लें कि इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर जो होता है वो इवेंट पे बेस्ड होता है और सर्विस ड्राइवन आर्किटेक्चर हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे बेस्ड होता है। अब रिक्वेस्ट सर्विस का मानी होता है कि कोई भी चीज़ हम किसी दुकानदार के पास ले जाएं तो हम कहें कि आपने ये चीज़ करनी है और दुकानदार कहता है कि हाँ ठीक है। अब हम घरेलू अशिया लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि इतनी हमें चीनी चाहिए, इतना हमें दूध चाहिए, इतना हमें ऑयल चाहिए, तो दुकानदार हमें क्या करता है कि उतनी उतनी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से वो हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हो गया कि हमने उसे ऑर्डर दिया या हमने उससे रिक्वेस्ट की तब उसने रिस्पॉन्स में वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी हैं। It moves away from monolithic application. There are many similarities and often a component can provide both modes of contacting it. अब देखें ये मोनोलिथिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस वो होती हैं जिस तरह ये न्यूज़पेपर वाली वेबसाइट वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या जियो न्यूज़ वाली वेबसाइट होगी, उसमें हमने पुश नोटिफिकेशन को ऑन किया होता है कि जैसे ही न्यूज़ आती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी स्क्रीन पे एक तरह का यहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये चीज़ फ़लानी वेबसाइट से आई हुई है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हमारे पास मोनोलिथिक एप्लीकेशन। यूट्यूब भी एक तरह से मोनोलिथिक एप्लीकेशन ही है कि जिस चीज़ को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। जैसे ही वो वीडियोस या उस चैनल पे कोई भी न्यू एक्टिविटी होगी आपके पास आ जाएगी। ये एक तरह से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है। ये इवेंट भी होता है, ये सर्विस भी होता है। अब सर्विस किस तरह से होगा? सर्विस इस तरह से होगा कि हमने उनको ऑर्डर दिया होता है या रिक्वेस्ट की होती है कि ये चीज़ जब भी इसमें चेंज वगैरह आए, यानी न्यूज़ चैनल पे कोई भी नई न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो वो सबसे पहले हमें नोटिफाई कर दे। तो उस नोटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं इवेंट प्रोड्यूसर, इवेंट कंज्यूमर। अब ऊपर वाला टॉपिक अगर आपने समझा है जो मैंने अभी समझाया तो आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट प्रोड्यूसर वो होते हैं जो इवेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर, और इवेंट कंज्यूमर वो होते हैं जो उस इवेंट को रिसीव करते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब इवेंट प्रोड्यूसर क्या होते हैं कि जो भी सेंड क्यूरी करते हैं।
ठीक है। अगर क्यूरी बेस्ड प्रोसेस को दिया जाए तो हमारा कस्टमर जो हो गया वो इवेंट प्रोड्यूसर हो गया, और इवेंट कंज्यूमर हो गया हमारा शेफ़ हो गया या वेटर हो गया। रा इवेंट्स हमारे पास वो होते हैं कि उन्हीं दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के इवेंट्स के नतीजे में कोई भी एक नया इवेंट हमारे पास ऐसे ही जनरेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं रा इवेंट। अब रा इवेंट्स कौन से हो गए कि हमने मिस्टेक से एक की जगह दो चाय हमने दे दी कस्टमर को, तो वो हमारा रा इवेंट हो गया। ठीक है, कि कस्टमर ने ऑर्डर एक का दिया था, हमने बाय मिस्टेक उसको दो चाय प्रोवाइड कर दी। ठीक है ना। तो वो इवेंट प्रोड्यूसर की जानिब से भी हो सकता है, इवेंट कंज्यूमर की जानिब से भी हो सकता है रा इवेंट। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं, या फिर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं। अब हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सर्च किया यहाँ पे, ठीक है, जब हम VULMS लिखते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये तो डायरेक्ट ही शायद चला गया। तो VULMS लिखने पे हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटियों के LMS फिर लिंक्स आ जाते हैं। ठीक है, उन लिंक्स को फिर हम क्या कहते हैं कि हम अपनी वाली लिंक जिस पे हम ढूंढ रहे होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, उसी लिंक को हम ढूंढते हैं। तो उस लिंक को के ऊपर वो तो हमें टास्क दिया होता है कि इस लिंक पे आप हम जाएं, तो फिर हमने LMS ओपन करना है। लेकिन उसके अलावा जो भी लिंक्स हमारे पास ओपन होगी वो हमारे रा इवेंट्स में चली जाएंगी। ठीक है। A derived event is an event that is generated as a result of event processing that take place inside event। अब हमारे पास डिराइव्ड इवेंट क्या हो जाता है, डिराइव्ड इवेंट वो हो जाता है कि हमारी जो क्यूरी होती है या फिर जो भी प्रोड्यूसर इवेंट को प्रोड्यूस करता है वो चीज़ हमारी मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह कभी कभी हमारा नेट कनेक्शन चला जाता है, ठीक है, जब नेट कनेक्शन चला जाता है तो इस वेबसाइट पे हम नहीं पहुंच सकते, तो वो हमारे पास ये ब्राउज़र अपनी तरफ से एक इवेंट दे देता है कि फ़ाइल नॉट फाउंड वाला, या फिर कोई भी एरर आ जाता है कि आपका जो नेट कनेक्शन है वो जैसे आ जाता है नो नेट कनेक्शन। तो उस तरह का जो पेज होगा वो हमने तो नहीं उसको कहा हुआ कि ये हमें दे दो, लेकिन वो हमारे इवेंट को प्रोड्यूस करने के नतीजे में एक इवेंट और जनरेट हो गया। एरर वाला मैसेज जो हमारे पास आ गया वो हो गया हमारा डिराइव्ड इवेंट। फिर हमारे पास आ जाता है जी स्टेट लेस इवेंट। ये दो तरह के इवेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टेट फुल इवेंट और एक तरह का होता है स्टेट लेस इवेंट। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है स्टेट लेस इवेंट। स्टेट लेस इवेंट ये नाम से ही ज़ाहिर हो गया कि जिसकी कोई स्टेट ना हो। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि स्टेट लेस इवेंट क्या होगा, कोई भी फॉर्म जब हम फिल करते हैं या फिर LMS पे जाएं, कोई भी आईडी जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, ये जो साइन इन हो गया, जब मैं इसको साइन इन करूँगा तो फिर इसको साइन आउट करने के बाद दोबारा मैं किसी और को तो साइन इन कर सकता हूँ, कोई भी मैं अकाउंट ले लूँ फिर इसको साइन इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट फुल इवेंट हो गया। स्टेट लेस इवेंट इस तरह हो गया कि मैं दोबारा से LMS को सर्च करूँ, फिर जाके इस वेबसाइट पे आऊँ, फिर जाके मैं दोबारा से इसका आईडी पासवर्ड लिखूँ। ये हो गया हमारा स्टेट लेस इवेंट कि एक इवेंट को आप उसी जगह से दोबारा नहीं शुरू कर सकते, बल्कि आपको शुरू से ही उस इवेंट को करना पड़ता है। अब देखिए हमने ये वर्ड ओपन किया, इस वर्ड में हमें क्या चाहिए होता है, हम कहते हैं कि एक न्यू फाइल यहाँ पे हमने बनानी है। ये हमारी पहली न्यू फाइल बन गई। अब हम कहते हैं क्या करना है कि एक और न्यू फाइल बनानी है, तो हम Ctrl+N पे प्रेस करते हैं, हमारे पास न्यू फाइल जनरेट हो जाती है। ये हो गया हमारा स्टेट फुल इवेंट कि हमने ये वर्ड को, ये पूरे का पूरा हमने वर्ड को कट नहीं किया, बल्कि वैसे ही हमने एक न्यू इवेंट जनरेट करा दिया या न्यू फाइल जनरेट करवा दी। अब ये स्टेट लेस इवेंट कब होता कि जब हमने वर्ड को दोबारा इसको कट करना होता, यानी दोबारा इसको बंद करना होता, फिर जाके हम एक न्यू फाइल बनाते। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्टेट लेस इवेंट की बात करें तो न्यू फाइल कब बनती, जब हम वर्ड को सारे का सारा कट करते यानी डिलीट करते, फिर जाके वर्ड को ओपन करते, तब जाके हम एक न्यू फाइल बनाते और उसमें एडिटिंग करते, तो वो हमारा क्या होता स्टेट लेस इवेंट कि दोबारा से हमने करना है, शुरू से ही करना है। अब क्रिकेट मैच की बात ले लें, जब भी कोई प्लेयर आउट होता है तो रन्स हमारे वही रहते हैं, तो न्यू प्लेयर आके जब भी कोई रन्स करता है तो उसमें ऐड होते जाते हैं, तो ये हमारा स्टेट फुल इवेंट हो गया। अब स्टेट लेस इवेंट कब होता कि जब भी कोई प्लेयर आउट होता तो दोबारा ज़ीरो से स्कोर को वो शुरू करने लग जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता स्टेट लेस इवेंट होता कि पूरी टीम का स्कोर 0 हो गया, अब न्यू प्लेयर जो भी स्कोर बनाएगा सिर्फ वही ऐड होंगे। सी यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। इवेंट स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है एक नाली।
ठीक है। और इवेंट स्ट्रीम वो होता है जिसमें उसके एसोसिएटेड इवेंट यानी सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट उसमें मौजूद हों। आप ऐसे समझ लें एक फ़ाइल होती है जिसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, और उस इवेंट को कोई भी जब हम अकरेंस करते हैं तो उस अकरेंस के टाइप का इवेंट हमारे पास आके जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हमारे पास पेंडिंग में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट वाला इवेंट हमारे पास आ जाता है। मैं कहता हूँ ड्रा, तो यहाँ पे ड्रा वाला इवेंट हमारे पास आ जाता है। मैं कहता हूँ हाईलाइट, तो यहाँ पे फिर हमारे पास हाईलाइट वाला इवेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं इवेंट स्ट्रीम के एक नाली से उठ के वो हमारे पास जो भी हमने इवेंट प्रोड्यूस करवाना होता है सिर्फ वही इवेंट हमारे पास प्रोड्यूस हो, बल्कि बाकी इवेंट जो हैं वो सोए रहें। ठीक है। A stream in which all the events must be of same type is called a homogeneous। जिसमें सेम टाइप के इवेंट होंगे वो हमारे पास होमोजीनियस होंगे। ठीक है। अब ये ड्रा वाला इवेंट है, इस ड्रा वाले में क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि आपने कलर कौन सा चूज़ करना है। ये सारे कलर बेसिकली हमारे पास इवेंट हो गए। जब मैं रेड करता हूँ तो ये हमारी पेंसिल रेड शुरू कर देती है लिखना। जब मैं इसको ग्रीन करूँगा या जब मैं इसको वाइट करूँगा या जब मैं इसका कलर चेंज करके कोई भी कर दूँगा तो ये हमारी पेंसिल उस कलर का हमारे पास रिस्पांस देगी। तो ये होमोजीनियस हो गया कि हाँ आपने काम एक ही करना है लेकिन उसकी जो टाइप है वो बदल देनी है। और उसके बाद हमारे पास जो होता है हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस वो होता है इन विच दिस इवेंट्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप इज़ रेफर टू एज हीट्रोजीनियस। ठीक है। अब आप हीट्रोजीनियस की मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि ये डिफरेंट फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, इन फाइल्स के ऊपर डिफरेंट तरह के हमने इवेंट अकर करने होते हैं। ठीक है, जो भी इवेंट यहाँ पे आकर होंगे हमारे पास वो हिट्रोजीनियस में इवेंट्स में आ जाएंगे। अच्छा, कल वाली हमने एग्जांपल दी थी, अब उसी एग्जांपल को उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी अपडेट करके फिर हमें दे दी है। ठीक है। अब आईओ स्ट्रीम का तो आपको पता चल गया कि आईओ स्ट्रीम क्या होता है। एफ स्ट्रीम का भी आपको पता चल गया कि जब भी किसी हम फाइल को फैच करते हैं उसके लिए हम इंक्लूड एफ स्ट्रीम लिखते हैं। आईओ स्ट्रीम तब होती है जब उसमें हम सी इन और सी आउट वाला फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हों। यहाँ पे जो एस होती है वो यूजिंग नेम स्पेस एस लिखा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करवाना है, बेसिकली इस पूरे के कोड का मकसद यही है कि जब फाइल को हमने फैच किया उस फाइल में कोई भी चेंजेस हमारे पास हो जाती हैं तो उस फाइल के नतीजे में हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास देखें ऑन फाइल रीड, वो कहता है जब भी फाइल को आपने रीड करना हो तो आप उसके नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और फिर हमारे पास आ जाता है ऑन फाइल चेंज, जब ने आपके फ़ाइल में देखो कि कोई भी चेंज हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक फ़ाइल है मेरे पास, कोई भी फ़ाइल है। अब देखें एक इवेंट है, यहाँ पे मैंने ये फ़ाइल ओपन कर ली। ठीक है। अब इस फाइल पे क्या होगा हमारे पास, ये हम रीड करते जाएंगे। ठीक है। जब हम इस पर कोई भी चेंज करेंगे तो हमारे पास एक इवेंट होगा। मैं इस लाइन को कट कर लेता हूँ। ठीक है। जब मैं इस विंडो को ऑफ़ करने लगता हूँ तो ये हमारे पास इवेंट आने लगता है कि आपने क्या किया है, कोई भी चेंजेस किए हैं, वांट टू सेव योर चेंजेस। ठीक है। तो आप इसको सेव करते हैं, डाउन सेव करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो इस नतीजे में, इस चेंजेस के नतीजे में जो भी हमारे पास ये इवेंट जनरेट होता है इसको हम क्या करते हैं, ऑन फाइल चेंज इवेंट। और ऑन फाइल रीड कब होता है, जब भी हम किसी फाइल को रीड करने लगते हैं तो वो हमारे पास ऑन फाइल रीड इवेंट हो जाता है। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी थ्योरी भी दी हुई है कि इवेंट आर बेसिकली अ यूज़र एक्शन लाइक की प्रेसेस। जब हम की प्रेस करते हैं, माउस को मूव करते हैं, और सम अकरेंस लाइक सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशंस, एप्लीकेशन नीड टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट व्हेन दे अकर। तो ये सारे हमारे पास ऑन फाइल रीड में भी आ जाते हैं, या ये सारे हमारे पास इवेंट्स में भी आ जाते हैं। ठीक है। अब फाइल चेंज इवेंट आपको समझ आ गया कि ये किस तरह करता है। अब फिर हमारे पास आ जाते हैं इवेंट टाइप। इवेंट की टाइप्स क्या होती हैं, यहाँ पे फिर मैंने एक इवेंट, यहाँ पे एक कमेंट लिखा है कि की डाउन इवेंट हो गया, की अप हो गया, की प्रेस हो गया, तो ये एक इवेंट की टाइप्स होगी। किसका माइक ओपन है? तो जो भी हमारे पास इवेंट्स इस तरह के हो जाएंगे, एक ही टाइप के इवेंट्स को हम इवेंट की टाइप्स कहते हैं। अब देखें, ये मैं फिर से वर्ड पे चला जाता हूँ। अब इसमें हमारे पास जो इवेंट टाइप्स होंगी वो किस तरह होंगी।
अब बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि हम इसको की डाउन करते हैं तो ये हमारे पास नीचे चला जाता है, जब हम अप करते हैं ऊपर चला जाता है, लेफ़्ट पे करते हैं या राइट पे करते हैं तो राइट पे चला जाता है, लेफ़्ट पे चला जाता है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास इवेंट की टाइप्स में आ जाते हैं कि हमारे पास ये की प्रेसिंग वाले इवेंट हैं, और की प्रेसिंग वाले इवेंट में हमारे पास क्या है कि ये की डाउन वाला इवेंट है, ये की अप वाला इवेंट है, ये की राइट वाला इवेंट है, ये की लेफ़्ट वाला इवेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो इवेंट होंगे ये बेसिकली वो होगा एक ही इवेंट, लेकिन उसके नतीजे में उसकी टाइप्स चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स को क्या कहते हैं, हम इवेंट की टाइप्स कहते हैं। अब इवेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरी तरफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि ऑन फाइल चेंज, कि अगर फ़ाइल को आपने चेंज करना है तो किस तरह आपके इवेंट जनरेट होंगे। ऑन फाइल क्लिक, जब आपने फ़ाइल को क्लिक करना है तो फिर आपकी किस तरह के इवेंट्स वहाँ पे अमल करने चाहिए। कि ईच एट्रीब्यूट्स हैज़ अ नेम एंड अ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स भी हम नीचे देखते हैं। इट कैन आल्सो हैव अक्रेंस, डिटेक्शन टाइम, सर्टेनली सोर्स लोकेशन। अब देखें, जब भी मैंने आपको कल बताया था जिसमें वो फ्लावर शॉप वाला था, कि वो क्या करता था, हमारा जो सिस्टम होता था सिर्फ उन लोगों को नोटिफिकेशन भेजता था जो उस एरिए में ड्राइवर होते थे, ठीक है। अगर मुल्तान का आर्डर हमें मिला है तो वो सिर्फ मुल्तान वाले ड्राइवर्स को ही नोटिफिकेशन भेजेगा कि फ़लानी जगह पे आपने क्या करना है, उनको फूल पहुंचा के आ जाना है, तो फिर आपने वहाँ पे बिड करना है, ठीक है। तो ये इवेंट के एट्रीब्यूट होते हैं कि वो उसने क्या किया, उसने उनकी लोकेशन चेक की, उनकी लोकेशन चेक करने के बाद फिर उनको उसने नोटिफिकेशन भेजा या एक इवेंट जनरेट करवा के उनको दे दिया। अब फिर हमारे पास होते हैं इवेंट प्रोड्यूसर। कौन से इवेंट जनरेट करवा सकते हैं, तो वो हार्डवेयर जनरेटेड इवेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इवेंट होते हैं, या ह्यूमन इंटरेक्शन होगी। अब हार्डवेयर हमारे पास किस तरह हो गए, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकें। हमारी ये जो घर की विंडोज़ होगी या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, एक तरह से ये भी हार्डवेयर पे ही काम करता है। और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि हम उनको फिज़िकली टच ना कर सकें। ये हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये एक सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन है। ये वर्ड है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन है। ये ब्राउज़र है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन है, ठीक है। तो इवेंट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो किसी भी तरह के इवेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका काम ही होता है इवेंट को प्रोड्यूस करना। अब जो इवेंट कंज्यूमर होते हैं वो उसकी सिमिलर टाइप्स पे होते हैं कि जिस तरह का इवेंट जनरेट होगा उसी तरह का उनको रिस्पांस मिलेगा, उसी तरह का इवेंट कंज्यूमर जनरेट होगा, ठीक है। अगर हमने खिड़की को, जो हमारे घर में खिड़की लगी होती है, उसको आगे पीछे करना हो तो उस खिड़की के नतीजे में जो भी इवेंट्स जनरेट होंगे तो वो खिड़की वाले इवेंट्स होंगे। ये नहीं होंगे कि आपकी लैपटॉप फिर चलना शुरू कर देगा या फिर आपका पंखा इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। जिस तरह के इवेंट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करवाएगा उसी तरह के इवेंट्स कंज्यूमर वो प्रोड्यूस करवाएंगे फिर, ठीक है, या रिस्पॉन्स देंगे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जब हम डोर को लॉक करते हैं तो उससे हमारा मोबाइल लॉक नहीं होगा, उससे हमारा डोर ही लॉक होगा, यानी डोर हमें रिस्पांस देगा कि वो लॉक हुआ है या नहीं, ठीक है। इस तरह हमारे पास बैरियर होते हैं, जिस तरह बैरियर रोड्स पे भी होते हैं बैरियर्स, या फिर हमारे अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन अ व्हीकल, जब हम पीछे वाली व्हीकल के अब ब्रेक हम दबाएंगे तो वो पीछे वाले टायर ही हमारे स्लो हो जाएंगे, ठीक है। जब हम आगे वाली ब्रेक्स दबाएंगे तो आगे वाले टायर हमारे स्लो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये और भी हैं, आपने देख लेनी है। वो कहते हैं ट्राई टू फाइंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन फ्लावर डिलीवरी एप्लीकेशन। जो कल हमने पढ़ा था उसमें आपने क्या करना है, इवेंट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को प्रोड्यूस वो दिखाना है कि कौन से हमने इवेंट उसमें प्रोड्यूस करवाए थे और किसने कंज्यूम करवाए थे। तो मैं आपको ऐसी हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा कस्टमर होता है वो ऑर्डर जब देता है तो वो बेसिकली इवेंट को प्रोड्यूस करवा रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा फिर कॉफ़ी शॉप वाले क्या करते हैं, फ्लावर शॉप वाले, वो फिर सिस्टम में वो उसकी इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं, ठीक है। वो दूसरा इवेंट हमारा प्रोड्यूस हो गया। फिर वो उसको कंज्यूम करता है जो हमारी एप्लीकेशन होती है, फिर जाके वो एक और इवेंट को प्रोड्यूस करती है कि आपने लोकेशन को चेक करके ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजने हैं, ठीक है। तो ये सब आपने वहाँ से देख लेने हैं। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 4 आ जाता है। इसमें हम सी शार्प की लैंग्वेज के मुतालिक कुछ सीखेंगे, कुछ देखेंगे भी कि इसकी ये कहाँ से आई थी, ठीक है। अच्छा, जो सी शार्प से पहले हमारे पास जो थी वो जावा और जे प्लस प्लस थी। माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू एक्सटेंड जावा टू कम्युनिकेट विद कॉम।
कॉम एक तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि हम जावा में कुछ चेंजेस करके ये एक और नई लैंग्वेज हम बना लें, ठीक है। तो सन डिड नॉट वांट टू एज इट मेक जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नई लैंग्वेज बनाई थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस वो होती हैं कि एक ही तरह का कोड डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे या डिफरेंट सिस्टम पे चल जाए। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि अब कौन सी मिसाल बनती है। हाँ, जिस तरह हमारी जो जावा का कोड होता है या जिस तरह हमारे फर्स्ट असाइनमेंट का कोड होता है, तो वो क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। कैसे कि मैंने वो कोड राइट किया और 100 से ज़्यादा बंदों को दे दिया। उन्होंने अपने सिस्टम पे क्या किया, वो कोड को फिर कंपाइल करके रन करवा लिया और उनका कोड वो सही तरह से चलने लगा। तो ये हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट हो गया कि जिस लैपटॉप पे वो कोड बना था उस लैपटॉप के अलावा भी किसी और लैपटॉप पे वो कोड रन हो सकता है। अब सिस्टम डिपेंडेंट कौन सा होगा कि जिस लैपटॉप पे वो कोड बना है सिर्फ उसी लैपटॉप पे वो चलेगा, किसी और लैपटॉप पे वो नहीं चलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जावा में जो चेंजेस की थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी कि जिस कंप्यूटर पे वो लैंग्वेज या वो वाली ब्राउज़र की एप्लीकेशन बनी थी सिर्फ वो उसी एप्लीकेशन को उसी लैपटॉप पे चलाती थी, बल्कि किसी और लैपटॉप पे वो नहीं चलती थी। आप देखें फेसबुक जो हमारा है ये एप्लीकेशन है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये हर तरह के मोबाइल्स पे चल जाती है। अगर ये डिपेंडेंट होती तो सिर्फ एक मोबाइल पे चलती या एक ही टाइप के मोबाइल्स पे चलती कि अब देखें जो आईफोन वाले एप्लीकेशन हैं वो होते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कि आईफोन के अलावा किसी और फ़ोन पे वो नहीं चल सकते। जबकि जो हमारे प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशंस होती हैं, गेम्स होती हैं, वो हर तरह के एंड्रॉयड वाले एप्लीकेशन मोबाइल पे चल जाती हैं, चाहे वो सोनी कंपनी का मोबाइल हो, सैमसंग का हो, इवन कि वो आईफोन पे भी चल जाती हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हमें समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे। फिर हमारे पास आ जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट में क्लीन रूम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा की, और क्लीन रूम इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए हमारे पास एक और लैंग्वेज उन्होंने बना के दी, वो हमारे पास थी सी शार्प। अब क्लीन रूम डिज़ाइन जो होता है वो होता है चाइनीज़ वॉल टेक्निक, ठीक है। इज़ द मेथड ऑफ कॉपीइंग अ डिज़ाइन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग एंड देन रिक्रिएटिंग इट विदाउट इन्फ्रिंगिंग। अब मैं इसको थ्योरी नहीं पढ़ता, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये क्लीन रूम टेक्निक होती क्या है। मैं रियल टाइम की ये मिसाल दे दूँ आपको वर्ड वाली। तो इसमें क्या है कि एक हमारे पास डेवलपर है, उसको हम एक टास्क देते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, और एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए कि उसमें ऊपर ऊपर हमारे पास एक सेव का टैब होना चाहिए, एक रीडू का टैब होना चाहिए, एक अंडू का टैब होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाना चाहिए। हमने उसको ये नहीं बताना कि आपने वर्ड की तरह एक ऐप बनाना है, हमने बस उसको मतलब वर्ड की जो भी हमारे पास ये टैब्स हैं इनकी डिटेल लिख के उसको दे देनी है। उसको हमने कहना है कि आपने ये चीज़ हमें बना के देनी है, ठीक है। कि आपको साइज़ किस तरह हो जाना चाहिए पेज का, कि इस तरह के ऑप्शन आ जाने चाहिए। अगर हम डिज़ाइन वाले टैब पे जाएं तो इस तरह के ऑप्शन आ जाना चाहिए। हम उसको ये नहीं बताएंगे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक और एप्लीकेशन बनानी है, बल्कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि इस डिटेल्स को देखते हुए आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जो ये काम कर सके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने तौर पे एक और कोड लिखेगा जो बिल्कुल एक वर्ड जैसा हमें प्रोग्राम बना के देगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका कोड और वर्ड का कोड अलग होगा, जब हम इस एप्लीकेशन को अपना गूगल पे वेरीफाई करवाएंगे तो ये हमें वर्ड वाले कॉपीराइट का इशू नहीं भेज सकेंगे। अब देखिए यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस किस तरह बनाते हैं कि एक असाइनमेंट पे हमारी 1000+ वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना मेथड होता है कि कोई किस तरह से समझा रहा होता है, कोई किस तरह से समझा रहा होता है। अब मैं आपको मेरी वीडियोस की मिसाल दूं तो जब मैं कोई असाइनमेंट सबसे पहले वीडियो को प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब पे, तो लोग क्या करते हैं, तो मेरा कंटेंट जो होता है उसको वो कॉपी करते हैं, फिर उसको अपने वर्डिंग में लिख के वो दे देते हैं। इस तरह से वो मेरे कॉपीराइट वाले इशू से भी बन जाते हैं, और वॉइस ओवर वो अपनी करते हैं, तो फिर यूट्यूब वाले भी उनको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते, ना मैं उनको दे सकता हूँ। तो इस तरह से जो टेक्निक हो गई वो हो जाती है जी चाइनीज़ वॉल टेक्निक, या फिर हम उसको कहते हैं क्लीन रूम डिज़ाइन टेक्निक, कि आपने इस तरह का सिस्टम बनाना है लेकिन अपने अल्फाज में बनाना है। जिस तरह हमें
कोई भी असाइनमेंट बनानी होती है उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पैराग्राम फ्री हो जाना चाहिए इसको। तो हम क्या करते हैं, हर एक वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं ताकि हमें क्या पैराग्राम ना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक हमारे पास क्या होती है, चाइनीज़ वाल टेक्निक। और इस पे एक एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। एमसीक्यूज़ बन सकता है क्या, हर टाइम एमसीक्यूज़ आता है कि ये किस लिए यूज़ होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये कॉपीराइट से बचने के लिए यूज़ होती है। और ये कौन सी टेक्निक है, रिवर्स इंजीनियरिंग वाली टेक्निक है। ठीक है, तो ये क्लीन रूम डिज़ाइन इज़ अ यूज़फुल एज अ डिफेंस अगेंस्ट कॉपीराइट। कोई भी चीज़ को कॉपीराइट तब आ जाता है जब आपने सेम वैसे ही चीज़ बनाई हो और सेम वैसे ही कोड लिखा हो। अब हम एक असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें जो भी कोड में चेंजेस होती हैं हम वो दूसरे बंदे को जब बना के देते हैं तो कोड में चेंजेस करके देते हैं ताकि इसका और दूसरे किसी लड़के का मैच ना हो और यूनिवर्सिटी वाले पकड़ ना लें। कभी हम मेथड्स को चेंज कर लेते हैं, कभी हम फंक्शन के नाम को चेंज कर लेते हैं, कभी हम किसी के कंस्ट्रक्टर को चेंज करते हैं, कभी डिस्ट्रक्टर को चेंज करते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक हमारे पास होती है बेसिकली वो क्लीन रूम डिज़ाइन वाली टेक्निक ही होती हैं कि हमने कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना है और किस तरह बचना है। ठीक है, तो जावा की उन्होंने क्लीन रूम टेक्निक इस्तेमाल की रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए और एक और नई लैंग्वेज क्रिएट की जिसका उन्होंने नाम दिया था सी शार्प। इसको सी हैश भी बोलते हैं, सी शार्प भी बोलते हैं। तो सी शार्प का जो सबसे पहला नेम था वो था कूल। कूल का मानी था सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज़ है, सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट एंड सी शार्प। देखें, डॉट नेट जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म है जबकि सी शार्प जो है वो हमारी लैंग्वेज है। अब कल जब मैंने असाइनमेंट दिखाई थी आपको तो उसमें क्या था कि उसमें आपने पूछा था कि ये डॉट नेट क्या आ रहा है, कंसोल एप्लीकेशन और डॉट नेट में क्या फ़र्क है। तो डॉट नेट में वो फ़र्क है कि उसमें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये सी शार्प क्योंकि एक लैंग्वेज है तो ये किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है, जबकि जो डॉट नेट है उसके अपने वेरिएंट होते हैं और उसी तरह का प्लेटफार्म होता है कि जो कोड आपने लिखा है वो उसी कोड वाले वेरिएंट के ऊपर चल जाता है या उससे नीचे वाले वेरिएंट पे चलता है। ठीक है, नहीं ऊपर वाले वेरिएंट पे, नीचे वाले पे नहीं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपने विजुअल स्टूडियो किस तरह डाउनलोड करना है, ये तो सबको आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सी शार्प के फीचर्स। सी शार्प के फीचर्स में सबसे पहले है नो ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शन। इसमें हमारे पास कोई भी ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन नहीं है। इस तरह पाइथन में हम देख लें, पाइथन क्या है, ओपन डॉक्यूमेंटेड है। उसमें हम इंटरनेट से कोड उठा के लिख सकते हैं और वो हमारे पास कोड रन भी हो जाता है, जबकि सी शार्प में इस तरह नहीं है। सी शार्प में ये है जो चीज़ आपने ऊपर डिक्लेयर करवाई होती है वही चीज़ का कोड आपको नीचे डिक्लेयर करवाना होता है और उसी के मुताबिक आप कोड लिखते हैं तो आपका कोड रन होता है, नहीं तो नहीं रन होता। लोकल्स कैन नॉट शैडो ग्लोबल वेरिएबल्स। अब सी प्लस प्लस में हमारे पास ये होता है कि हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना लेते हैं और पहली वाली क्लास का कोड अगर पूरा ना भी हो तो दूसरी वाली क्लास का कोड हम लिख के उसको रन करवा लेते हैं, जबकि सी शार्प में हमारा ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो चीज़ आपने पहले बनाई है उसको कंप्लीट करो, बाद में जाके नया कोड लिखो आप। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्ट बुलियन टाइप है, बुलियन ट्रू फॉल्स होती है हमारे पास, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। और इसमें मेमोरी एड्रेस पॉइंटर कैन ओनली बी यूज्ड इन स्पेसिफिकली मार्क्ड अनसेफ ब्लॉक्स एंड रिक्वायरमेंट परमिशन। अब इसमें हमारे पास जो पॉइंटर्स वगैरह होते हैं वो, अब पॉइंटर वाला कंसेप्ट सी प्लस प्लस आपने रीड की हो तो आपको समझ आ जाएगा कि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते जबकि सी प्लस प्लस में हमें पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स का मतलब होता है किसी एक एड्रेस की जानिब पॉइंट करना। ठीक है, तो ये अनसेफ ब्लॉक्स क्या हो गया कि कोई भी हमने फंक्शन लिखा हो और उस फंक्शन की हमने एक मेमोरी एलोकेट करवा देनी होती है कि ये 8 बिट पे चलेगा या 16 बिट पे या 32 बिट पे। ठीक है, तो वो हमने पॉइंटर यूज़ करने होते हैं, वहाँ पे पॉइंट करवा देने होते हैं। नो इंस्ट्रक्शन टू फ्री मेमोरी ओनली गारबेज कलेक्शन। इसमें हमारी जो भी फ्री मेमोरी होगी वो गारबेज में चली जाएगी। जिस तरह हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के गारबेज में चली जाती है। इसमें ट्राई फैमिली ब्लॉक्स होते हैं। नो मल्टीपल इनहेरिटेंस बट इंटरफेस सपोर्टेड। अब इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक ही टाइम पे दो दो टास्क इसमें हम नहीं करवा सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड, ये बहुत से फीचर्स हैं जो आपने रीड करने होते हैं, 2-3 याद कर लें, अगर आ जाएँ शार्ट में तो आपने वहाँ से फिर लिख देने हैं।
फिर हमारे पास सी शार्प की टाइप्स आ जाती हैं कि इसमें किस तरह की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है वैल्यू टाइप और दूसरी हमारे पास होती है रेफरेंस टाइप। अब वैल्यू टाइप हमारे पास क्या हो जाती हैं, वैल्यू टाइप में हमारे पास इंट आ जाता है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। फ्लॉट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी जो हमारे डेसिमल में हो 3.2 3.4 ये हमारे पास फ्लोटिंग में आ जाता है। चार हमारे पास होता है करैक्टर, यानी कोई भी करैक्टर ABC हम ले सकते हैं। फिर हमारे पास सिस्टम डॉट डेट टाइम आ जाता है। फिर हमारे पास इनम्स आ जाते हैं। ये इनम्स और सब्ट्रैक्ट ये आगे डिटेल में दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। इन कंट्रास्ट रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप वो होता है कि जो वैल्यू टाइप के नतीजे में हम अमल करते हैं। अब देखें, हमारे पास जो वैल्यू टाइप आ जाता है उसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो उस व्हाट इज़ योर नेम के नतीजे में जब हम उस पे लिखते हैं अपना नाम के नासिर अब्बास, तो हमारा जो ये वैल्यू टाइप हो गया ये बेसिकली उस टाइम रेफरेंस टाइप बन जाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए उन्होंने एक इंटीजर जनरेट करवा दिया कि इंट फू इज़ इक्वल टू 42, कि हमारे पास एक फू नाम का इंटीजर है या फू नाम का हमारे पास डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू क्या है 42। फिर उन्होंने नीचे उसको रेफरेंस करवा दिया कि ऑब्जेक्ट बार इज़ इक्वल टू फू, कि जहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट बार आ जाएगा वो फू के इक्वल हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी 42 हमारे पास होगी। तो ये हमारा वैल्यू टाइप था ऊपर कि हमने उसको वैल्यू असाइन करवा दी और नीचे उसका रेफरेंस दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया रेफरेंस टाइप। अब रियल टाइम इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हम जब कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि फ़लाने बंदे ने कहा है कि यहाँ पे आप मेरा नाम ले दो तो वो आपको जॉब दे देंगे, तो उसके नतीजे में हमें जॉब मिल जाती है, यानी हमने उस बंदे का रेफरेंस यूज़ किया है। अगर हम रेफरेंस यूज़ ना करते तो हमारी जो जॉब थी वो यहाँ पे पक्की ना होती। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर ये इसका रेफरेंस ना देता तो हमें पता ना चलता कि यहाँ पे जो बार की जो ऑब्जेक्ट है हमारा बार, इसकी वैल्यू क्या है। अब हमें तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू फू के इक्वल है। अगर फू हमारा क्या होगा 42 होगा 43 होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू ऑब्जेक्ट बार वो हमारा क्या होगा, वो 42 या 43 होगा। ठीक है, ये वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप आपने ऐसे समझ लेने हैं। ये फिर हमें कोड दिया हुआ है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का, ये इतना वो नहीं है कि हम इसको पढ़ें। नीचे वाला कोड है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सही है। फिर हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमारे पास इफ़ आ जाता है, एल्स आ जाता है, एंड इफ़ आ जाता है, रीजन और एंड रीजन ये पहले होते थे अब नहीं होते, ठीक है। फिर हमारे पास कमेंट्स किस तरह होते हैं, हम डबल बैक स्लैश से भी कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह हम HTML में कमेंट करते हैं कि हमने बैक स्लैश लगा दी फिर 2 दफ़ा स्टार लगा दिया, तो इस तरह से भी हम इसको कमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम 2 स्टार लगा के एक बैक स्लैश लगाते तो यहाँ पे हम कमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला कोड लिखा हुआ है ये एक तरह से कमेंट में लिखा हुआ है। ये कमेंट्स भी मैं आपको अभी रियल में दिखाता हूँ कि किस तरह होते हैं। यहाँ पे हमारे पास CLI की वो आ जाती है कि इसकी फ़ुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फ़ुल फॉर्म जो हमारे पास होती है कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या होती है, ये हमें किसी भी लैंग्वेज को दिखाती है कि किस तरह आपने वो लैंग्वेज लिखनी है, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना है। अब जिस तरह C++ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसमें हम लिखते हैं कि #include iostream.h, फिर हम इंट मेन और इंट मेन के अंदर CN और Cout लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यानी वो मेथड होगा कि किस मेथड से हम इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूजिंग सिस्टम, के इस सिस्टम को यूज़ करते हुए। फिर हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का कोई भी नेम हम दे सकते हैं। ये क्लास का नेम हमारी जो फाइल का नेम हो जाना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। फिर हम उसमें क्या करवाते हैं, console.writeline hello world, कि आपने क्या करना है हेलो वर्ड यहाँ पे जनरेट करवाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला जो कोड होता है ये C# को आप कह लें कि C# में कोई भी चीज़ लिखने के लिए यही कोड इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली बॉडी होगी, इस बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लासेस भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप मेथड्स भी जनरेट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि console.readline का क्या काम होता है। console.readline का ये काम होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे ये console.writeline हमने लिखा
तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारी ये हेलो वर्ड 1 सेकंड में ये हेलो वर्ड जनरेट हो गए, फिर हमारी विंडो डिसअपेयर हो जाती है। तो इस डिसअपेयरेंस को बचाने के लिए हम करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। ये मैं दिखाता हूँ आगे। बाकी ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये किस तरह काम करता है। बस लेक्चर एंड हो गया, नहीं मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ। अब देखिए हमने क्या लिखा, यूजिंग सिस्टम। बाकी जो नीचे वाली हमारे पास ये सिस्टम है, ये उसके बिल्ट इन सिस्टम है, क्योंकि ये वेरिएंट पे डिपेंड होता है। जब ये हैंड आउट्स लिखे गए थे तब तकरीबन 14 साल पहले के हैंड आउट्स हैं ये, तो तब हमारे पास जो होता था विजुअल स्टूडियो 2006 इस्तेमाल होता था, जिसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। तो हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास में क्या लिखा, इंटरेक्टिव वेलकम, कि हमने उसको वेलकम की। ये क्लास का नेम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंडआउट्स की मिसाल लिया तो मैंने हैंडआउट्स वाला ही सब कुछ लिखा है। तो उसमें कमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब आपने सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो डबल बैक स्लैश लगा देते हैं, फिर उसमें जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा जी कमेंट में, ठीक है। फिर हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये मेन बॉडी को शुरू करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करवाया है कि यहाँ पे एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला एक मैसेज जनरेट करवाया है, ठीक है, मैसेज बॉक्स, कि इसको आपने क्या करना है, हेलो वर्ड। तो जब हम इसको डीबग करवाएंगे या रन करवाएंगे तो हमारे पास एक बटन की शेप में आ जाएगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ड, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया हेलो वर्ड, ठीक है। ये अलर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अब फिर जब मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसके बाद जो कोड हमारा दिया हुआ था वो यहाँ पे, ये देखिए हम दो तरह के कमेंट कर सकते हैं। अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो हम यहाँ पे डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं। अब अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो हम बैक स्लैश के साथ दो स्टैरिक लगा देते हैं, फिर एंड करना हो तो बैक स्लैश बाद में लगाते हैं और दो स्टैरिक पहले लगाते हैं। अब देखें, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ये कंसोल डॉट रीड लाइन है, इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पहले हमने इनपुट लेनी है कि व्हाट इज़ योर नेम। जब हम नेम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हेलो, और ये जो करली ब्रेसेस के अंदर ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो बेसिकली यहाँ से एक डिक्शनरी बन के गई है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। वो कहता है व्हाट इज़ योर नेम, हम कहते हैं नासिर। क्लिक करते हैं तो ये देखें प्रोग्राम क्या होता है, सडनली डिसअपेयर हो जाता है। हमें अब आगे कुछ भी नज़र नहीं आता कि मिली सेकेंड में वो प्रोग्राम रन होकर डिसअपेयर हो गया। तो इस डिसअपेयरिंग को ख़त्म करने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन को इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं, रीड लाइन का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ बार बार रीड करनी रहनी है, ठीक है। जो भी लाइन उस कोड से पहले होगी वो चीज़ आपने बार बार रीड करते रहना है। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नासिर, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें वो क्या करेगा, हेलो नासिर वेलकम टू सी शार्प स्टेशन ट्यूटोरियल। तो वो इस लाइन को बार बार रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन जो हमारी थी, वो इस लाइन को बार बार रीड करती रहेगी। ये देखें इस रीड लाइन का फ़ायदा यही है, जब तक हम ये कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखते तो हमारी जो आउटपुट होती है वो हमें पता नहीं चलता कि उसमें आउटपुट क्या जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी हमने कोड लिख दिया। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ प्रैक्टिकल में हो सकती है वो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो ये हमारा लेक्चर था, कल हम 5 और 6 देखेंगे इंशाल्लाह।